आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शोर मचलबा इलेक्शन के शोर मचलबा। देखा आज बिहार में, देखा कैसन जंग छिड़ल बा विपक्ष और सरकार में। का बा बिहार में, अरे का बा बिहार में काबा। बिहार में चुनाव है, चुनाव में वादे हैं। वादे कितने पूरे होते हैं और कितने पूरे होंगे ये तो आप जानते ही हैं। वैसे एक वादा हमने भी आपसे किया था पिछले शुक्रवार को, याद है क्या? जब हम बिहार में काबा का पहला एपिसोड लेकर आए थे तो हमने कहा था कि अगले हफ्ते इस सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे। और हुजूर हाजिर हैं हम यानी कुमार केशव के साथ। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का बिहार चुनाव स्पेशल पॉडकास्ट बिहार में काबा। पहले एपिसोड में हमने बात की थी बिहार के मुद्दों की, बिहार के पिछड़ने की वजहों की, सरकारों के कामकाज की। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे शख्सियतों की। जी हाँ, बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े ध्रुवों की। हम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर आज तक के इनके सफ़र पर चर्चा होगी, इनके राजनीतिक भविष्य पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। उनका नाम संतोष सिंह है। आप इंडियन एक्सप्रेस के सहायक संपादक हैं और बिहार की सियासत को लंबे समय से कवर करते रहे हैं। इसके अलावा एक चर्चित किताब भी है, रूल्ड और मिसरूल्ड, द स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार के लेखक भी हैं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, मैं आपको बता देता हूं कि संतोष जी से हमारी ये बातचीत फ़ोन के ज़रिए हुई है और उस दौरान वह चुनावी कवरेज के लिए ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि चुनाव में सिर्फ नेता ही व्यस्त नहीं होते, पत्रकारों के पास भी बहुत कम वक्त होता है। इसलिए बातचीत के क्रम में आपको कहीं गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे या एक आध जगह आवाज़ स्पष्ट सुनाई ना दे तो उसके लिए हम माजरत चाहेंगे। तो शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। संतोष जी, पिछले 3 दशकों से बिहार की सत्ता 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तो बिहार की सियासत के क्षितिज पर इन दोनों का उदय कब और कैसे हुआ? देखिए, ये सर विदित है कि सब जानते हैं कि जेपी मूवमेंट से दोनों का उदय हुआ। जेपी मूवमेंट के दो बड़े प्रोडक्ट अगर सोशलिस्ट धारा से आए हुए 2 पर्सनालिटीज का नाम होता है, उसमें उसमें कुमार, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का होता है। लालू प्रसाद का थोड़ा इसलिए होता है कि 1973 में वो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और उनके साथ सुशील कुमार मोदी जनरल सेक्रेटरी उसमें होते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। तब तक नीतीश कुमार पिक्चर में नहीं है, वो साइंस कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बाद में वो पिक्चर में आते हैं। जेपी मूवमेंट जब आगे बढ़ता है तो उसके उत्तरार्ध में नीतीश कुमार का उदय होता है। लेकिन लालू जी का उदय इस तरह से होता है कि एक आप देखिए कि गोपालगंज के एक छोटे से गांव फुलवरिया से निकल करके आते हैं। एक उसके पहले वो 73 के पहले 71 के भी इलेक्शन में जीते थे, प्रेसिडेंट नहीं दूसरे पोस्ट पर जीते थे। लेकिन वो जान गए थे, लोग उनको जानने लगे थे कि लालू जी हैं। फ्लैम्बॉयंट स्टाइल था, कभी धोती पहन के आ जाते थे, रिक्शा पर पान खाते हुए चबा के वेटनरी कॉलेज के चढ़ के आते हुए थे कई जगहों पर। तो एक निराला अंदाज था, एक लोगों को एक ब्रेक मिला कि एक राजनीति में एक नया पुट आ गया है, नई पर्सनालिटी आ गई है। लेकिन उसके जस्ट उलट नीतीश कुमार की पर्सनालिटी थी। नीतीश कुमार को मैं कहता हूँ कि शब्द शैली के आदमी, मैन ऑफ डिक्शन है, राइट डिक्शन। वो बख्तियारपुर में रहते थे, लेकिन उनका गांव आप जानते हैं कि हरनौत के पास कल्याण बिघा गांव है, वहां से आते हैं। उनके पिताजी कविराज राम लखन सिंह वैद्य, वो पुराने धूर कांग्रेसी थे, लेकिन उनको कांग्रेस ने कभी तरजीह नहीं दी, कभी उनको टिकट विकट नहीं दिया। इस बात का भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में बदलाव था कि मुझको राजनीति करनी है। उन्होंने एक तरह से कहिए कि लालू जी की छाया में राजनीति की। उनको लगता था कि मेरी जाति समूह का उतनी पकड़ नहीं है, तो उन्होंने लालू जी को प्रमोट किया। उद्देश्य ये था कि लालू जी जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे जनरेशन में राजनीति आ जाएगी, उसके बाद हमारा उदय होगा। उसके बाद का तो कालखंड आप जानते हैं कि फिर कांग्रेस का जो 80 से 90 तक में काफी उठापटक होता है और जो एकदम
अल्ट्रा अपर कास्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने कभी भी सामाजिक नब्ज नहीं पकड़ा, कभी पिछड़ों को तरजीह नहीं, कभी राम लखन सिंह यादव जैसे लोग उप मुख्यमंत्री नहीं बने, सीताराम केसरी नहीं बने, लालचंद चौधरी नहीं बने, बीरचंद पटेल नहीं बने। कांग्रेस ने कभी नहीं सामाजिक नब्ज को पकड़ा। तो उसका फायदा जो सोशलिस्ट मूवमेंट है उसको मिला। और जब 90 में क्या होता है, दो बड़ी घटना घटती है, मंडल कमीशन आता है और 89 का भागलपुर राइट्स होता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पैन इंडिया उसका असर मानता हूँ बिहार की राजनीति में। असर इसका ये होता है कि 89 में एक मुस्लिम का जो है ना एक मोह भंग हो जाता है। जब आपके मुख्यमंत्री दंगा होने के बाद आप भागलपुर नहीं जाते हैं, उसमें राजीव गांधी आते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, आपके नेता थे, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता आते हैं और खुद हेलीकॉप्टर उड़ा करके जाते हैं भागलपुर, आपके मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि कांग्रेस का क्या रुख है और उसी में कांग्रेस ने सत्ता एक तरह से गवा दी। तो 90 में लालू जी आते हैं, मार्च 1990 में लालू जी। उसके पहले की भी कहानी है कि कैसे वो चुने जाते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर। उसके बाद उनका जैसे रामसुंदर दास का नाम बीपी सिंह चाहते हैं कि रामसुंदर दास बने, वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीपी सिंह और चंद्रशेखर के ध्रुव में काफी ये तनातनी होती है। फिर रघुनाथ झा को खड़ा किया जाता है, एक तरफ लालू जी हैं और 9 सदस्यीय लोग आते हैं, उसमें शरद यादव भी हैं, अजीत सिंह है, मुलायम सिंह है, ये सब लोग आते हैं। और अंत में 3 वोट से लालू जी चुने जाते हैं। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी छाया में सेकंड मैन की तरफ नीतीश कुमार रहते हैं। एक तरह से ब्रेन जो सेन वॉइस माना जाता है राजनीति में, वो है। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है कि 91 का इलेक्शन होता है और स्वीप कर जाता है, बिहार झारखंड उसमें साथ था। जब स्वीप करता है तो स्वीप करने के बाद काफी ये होता है कि लालू जी को लगता है स्वयं हो जाते हैं, वो बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। सर, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा और आगे बढ़ें। इससे पहले पूछना चाहूँगा कि लालू यादव की जो पार्टी थी वो कैसे बनी? शुरुआती दौर में कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे? लालू जी की पार्टी नहीं थी। पार्टी तो भाई अब उसके पहले तो लोकदल था ना, बिल्कुल लोकदल था, कर्पूरी ठाकुर का लोकदल था, फिर लोकदल टूटा बीच में 77 के बाद तो बहुत कुछ हुआ ना। उसके बाद लोकदल कर्पूरी बनता है, लोकदल चौधरी चरण बनता है। और फिर लालू जी जब बीपी सिंह जब जनता दल बनाते हैं ना, जनता दल एक समूह बनता है, तो उसमें लालू जी साथ में आते हैं, इनके साथ बीपी सिंह के साथ आते हैं। तो 89 के चुनाव होने से जब बीपी सिंह का जब फोर्स कांड को लेकर के उदय होता है तो एक तरह से स्थापित होता है कि सोशलिस्ट फोर्स आ गया। तो 90 का उसी बैकग्राउंड में चुनाव जब होता है 90 का, तो 90 में कांग्रेस की थकावट साफ दिख रही है। अब 3 महीने के लिए जगन्नाथ मिश्रा को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सत्यनारायण सिन्हा को हटा करके, क्योंकि भागलपुर राइट्स में मतलब एक तरह से नाराजगी है तो वो खत्म करने के लिए। लेकिन उसी समय मैं ये मानता हूं कि थोड़े समय के लिए अगर वो किसी ओबीसी को चेहरा अगर कांग्रेस लाते तो हो सकता है कि थोड़ा सा देर होता लालू जी के अराइवल में, और थोड़ा सा वो एक पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 90 के बाद तो आप देखते हैं कि एक तरह से एक लैंडमार्क देखिए, 50 के बाद जो गवर्नमेंट सिंह बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद 67 तक आता है। 67 से 72 तक में 7-8 मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन और कुआपो की स्थिति होती है। फिर 72 से लेकर के आप देखते हैं कि 77 तक बीच में इमरजेंसी लगती है। फिर बीच में थोड़े समय के लिए जनता पार्टी आती है। तो एक तरह से बिहार एक ऐसी उर्वर भूमि है जहां कांग्रेस भी पनपे, जहां कम्युनिस्ट मूवमेंट भी हुआ, जहां सोशलिस्ट मूवमेंट भी हुआ, जहां जनसंघ का भी उदय हुआ। सारी धाराएं समानांतर चल रही है। लेकिन सबसे पहले 90s में सोशलिस्ट आगे बढ़ जाते हैं और उसके सबसे बड़े चेहरे के रूप में लालू जी को। अच्छा, जब लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं और नीतीश उनकी छत्र छाया में पल रहे होते हैं, तो आगे ऐसा क्या होता है कि उनकी राहें जुदा हो जाती हैं और नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देते हैं? बहुत स्पष्ट है। अब देखिए 92-93 के आसपास से ही थोड़ा सा इनको नीतीश कुमार को थोड़ी सी परेशानी होने लगी उस कॉम्बिनेशन में। तो उसी समय क्या होता है कि एक कुर्मी के नेता हैं सतीश कुमार और कुछ नेता हैं, वीरेश सिन्हा भी हैं, कुछ अननोन सब इस तरह के लोग हैं।
जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। तो उसमें एक कुर्मी रैली का प्रस्ताव होता है, तो उसमें वो नीतीश कुमार के पास जाते हैं ये लोग कि भाई हम रैली कर रहे हैं तो सहयोग कीजिए। तो उनका पहला ये सवाल होता है कि ये कैसे सोच लिए रैली करेंगे सफल होगा। तो जब वो ये लोग आमादा हैं कि हम करेंगे ही करेंगे, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाति का रैली कर रहे हैं, मैं उसमें एक शब्द जोड़िए चेतना। तो चेतना शब्द नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन उसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो जब वो रथ घूमता है, रथ घूमते घूमते पूरा घूम जाता है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स होने लगता है, जो एक एंटी लालू फोर्स खास करके बिहार समाज और अपर कास्ट के और लोग अच्छा स्वागत करने लगते हैं। उनको लगता है कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है। तो उसको जब जन समर्थन मिलता है और जब गांधी मैदान में की बात होती है कि एक बहुत बड़ी कुर्मी चेतना रैली होगी, तो लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार जाने की बात होती है और उसको लालू जी भेजते हैं। उसके भेजने का पीछे तर्क ये था कि अगर ये हमारे पक्ष का नेता है, अगर ये जाएगा तो अगर इस रैली को ऑन कर ले, क्योंकि हमारा ही नेता ऑन करेगा, किस सोच के साथ हो जाते हैं। जाने के बाद जो सतीश कुमार जैसे नेता हैं वो पीछे छूट जाते हैं। वो रैली के पूरा श्रेय नीतीश कुमार को मिल जाता है। और वैसे अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने काफी राजनीति की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं बताया, कभी वो कैलकुलेशन नहीं बताया कि मैं इस तरह से करता हूँ। हालांकि मैं उनको बिहार का सबसे बड़ा सोशल पॉलिटिकल कैलकुलेटर मानता हूँ। वो हमेशा जोड़ते रहते हैं किसी जाति को मौका मिलेगा, लेकिन आप उनसे बात करेंगे उनकी शब्द शैली में, कभी आपको पता नहीं चलेगा कि वो जाति की राजनीति करते हैं। लेकिन अन्य नेताओं की तरह भी वो भी बखूबी करते हैं, लेकिन उस समय नहीं किया। जब वहां से निकलते हैं तो फिर समता पार्टी बनती है। समता पार्टी बनती क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरीके और स्टालवार्ट लोग थे वो भी नाराज हो रहे थे लालू जी की पॉलिटिक्स से, तो वो भी अलग हो जाते हैं। तो समता पार्टी जब बनती है तो उसमें जो रैलियां होती है, जो सभाएं होती है, तो इनको लगता है कहीं ना कहीं हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन 1995 में भ्रम हो जाता है नीतीश कुमार को, जब उनकी पार्टी को 7 दी जाती है और लालू जी फिर से सत्ता में काबिज हो जाते हैं, तब इनको लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक बिहार की राजनीति त्रिध्रुवीय होगी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो वहीं से इनका बीजेपी के साथ जो है संबंध होता है। आई थिंक ये 95-96 का साल है, जबकि मुंबई के अधिवेशन में आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं, वो मंच पर ले जाते हैं, उनका स्वागत होता है। वहां से एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। वो एक राजनीतिक दोस्ती के अलावा एक सामाजिक ध्रुवीकरण, क्योंकि जब 3 ध्रुवीय होती थी तो लालू जी को 28-30% में नेता बन जाते थे, सत्ता मिल जाती थी। लेकिन जब बीजेपी के साथ आए तो वो एक तरह से बाइपोलर फाइट होना शुरू हो गया। अब और उसके बाद आप देखते हैं कि 2000 तक कमजोर होते हैं, पूरी तरह से बहुमत नहीं आती है लालू जी को, और ये 7 दिन के लिए बनते हैं मुख्यमंत्री। तो जानते थे कि हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सत्ता की एक लकीर उन्होंने खींच दी और नेता बन जाते हैं एनडीए के। कैलाशपति मिश्र ने, जिनको कि भाजपा का पितृपुरुष माना जाता है, उन्होंने उसी समय 96 में कह दिया था कि इस समय अगर किसी नीतीश कुमार को नेता बनाओगे तो तुम्हारा नेता कभी पैदा नहीं होगा। वो उनकी प्रोफेसी अक्षरशः सत्य थी। आज भी देखिए कि अब बीजेपी बी टीम की तरह काम करती है। सुशील कुमार मोदी है, लेकिन मैं इनको कहता हूँ डिप्टी फॉर एवर। वो वेरी गुड डिप्टी नंबर 1। वो नंबर 1 के कभी वो सूट करते हैं नीतीश कुमार को, उस तरह के नेता। तो बीजेपी वो उस तरह से अभी तक उभर नहीं पाई है, नेतृत्व नहीं आ पाया है। तो वहां से फिर शुरू होता है। तो फिर उसके बाद तो आप जानते हैं कि 5 फरवरी में क्या रिजल्ट होता है। पासवान जी की पार्टी को 29 सीट आ जाती है। वो कहते हैं कि ताले की चाबी हमारे पास है। मुस्लिम मुख्यमंत्री का ये होता है। संतोष जी, मैं एक बार फिर पुराने सवाल पर लौटते हुए पूछना चाहूँगा कि उस समय नीतीश कुमार की चाहत क्या थी? उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी जो लालू पूरी नहीं कर सके? क्या उन्हें सरकार में कोई पद चाहिए था या पार्टी संगठन में कोई पद चाहिए था जो लालू नहीं दे सके और दोनों की दोस्ती टूट गई? नहीं, तात्कालिक कारण क्या होता ना कि हर एक नेता के पास कुछ रिकमेंडेशन होता है कि भाई इनको एमएलसी बना दीजिए। पर सत्ता में मेरी बात सुनी जाए, मतलब मुख्यमंत्री के बाद में सेकंड पर्सन मैं रहूं और मेरा इम्पोर्टेंस रहे। जब इनके आदमियों को प्रश्रय नहीं मिलने लगा तो इनको लगा कि नहीं, उसको दरकिनार किया जा रहा है। उसके बाद तो जब आप में वो राजनीति वाले तत्व हैं, नेतृत्व के गुण हैं, तो कहीं न कहीं आपको महत्वाकांक्षा तो बनती है ना। तो उन्होंने प्रयास किया कि मैं एक पैरेलल लीडर के रूप में इमर्ज हो सकता हूँ।
मेरे पास भी अनुभव है, मैं भी जानता हूँ इनके पास, ठीक है, एक बड़ी जाति समूह का समर्थन है, तो मैं इस चीज को तोड़ करके अलग तरीके से मैं उसको एक बड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो एक ऑफकोर्स व्यक्तिगत वो महत्वाकांक्षा, ऑफकोर्स मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रही होगी, और तत्कालिक कारण थोड़े बहुत ये थे कि जैसे मैंने सुना था किसी को एक MLC बनाना था और इनके आदमी को नहीं बनाया था, तो ऐसे करके दरकिनार होते चले गए। अब बाद में बने तो आप देखिएगा, बीजेपी के साथ बने तो ऑब्वियसली आप तरफ इन्होंने कोई पद नहीं लिया था, लेकिन उनके सारे प्रेस रिलीजेज, कैसे मीडिया मैनेजमेंट करना है, ये नीतीश कुमार देखते थे। और इनके लालू जी के साथ जो बोर्डिंग कमेटी करती थी, तो वो जो सत्ता को एक शेयर करने की बात थी, इनके आदमी को वही पद देते ना, तो वो सब धीरे धीरे जब 91 का उतना बड़ा विक्ट्री हुआ लोकसभा में, तो तब लालू जी को मन में चला गया कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ। आप देखिए आडवाणी जी का अरेस्ट और मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन का जो संघर्ष होता है उसको लीड करना, और वो 91 का वो विजय, ये सारी चीजें उनको होती चली गई उनके पास। मैंने कहा उसके लिए वो जिम्मेवार थे। एक ऐसी परिस्थिति आई, एक ऐसे कालखंड में उनका उदय होता है, ये सारी चीजें उनकी फेवर में होती चली गई और वो एक बड़े नेता बन गए। और उनके बाद जो एक रस्टिक जो शैली थी उसको बुनाया, उस प्रभाव को बुनाया, लोगों को लगा कि एक पॉलिटिक्स का नया लैंग्वेज आ गया है, जन सामान्य की भाषा करने लगे। वो कुर्सी लगा के रोड पर बैठ जाते थे, बच्चों को, गरीब बच्चों को नहलाते थे, डीएम सब खड़े रहते थे तो कहते थे ये देख लो, ये तुम लोगों का नौकर है। जो आंखें लालायित रहती थी कि भाई किसी एक ब्लॉक के अफसर को, वीडियो को देख लें, उसके सामने डीएम बैठा हुआ और नजरें झुकाए हुए, तो एक अभूतपूर्व दृश्य था। तो ये सारी चीजें हुई तो एक लगा कि लोगों को लगा कि हाँ हमारी सत्ता आई है, तो एक प्राइड दिया, सेंस ऑफ प्राइड दिया, एक पैरिटी दिया, एक लगा कि एक हाँ समाज में बराबरी का हक, बराबर एक बैठने का हक हमको मिला, एक ऐसा मुख्यमंत्री आया। जनता दरबार खोल दिए गए, सही अर्थों में खोल दिए गए। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं मिल सकता था, सबकी अपनी छोटी अपनी कहानियां होती थी, किसी की पति पत्नी के झगड़े का भी निपटारा करते थे, कैरेट थानेदार को फोन जाने लगते थे। तो लालू जी बहुत बड़े नेता बन गए, तो वो एक स्पेस श्रिंक होता चला गया। उनकी पैरेलल में जितने भी नेता थे, आप देखिए कि शरद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, सब एक एक करके सब अलग होते चले गए उनके साथ, क्योंकि वो एक होता है ना कि भाई जब आप स्पेस जब नहीं बचता है टॉप सिर्फ पर हमेशा ही कम स्पेस होता है, वो उस स्पेस पर पूरी तरह से लालू जी काबिज थे। तो उसमें सबसे पहले जो नीतीश कुमार निकले बिहार से थे, उन्होंने सोचा कि भाई हम आपको अपनी राजनीति करनी, तो वही राजनीति करके समता पार्टी, जो कि मैंने बताया कि समता पार्टी के रूट होते हुए बीजेपी के पास पहुंचते हैं, और फिर उनकी राजनीति का उनका पैरेलल उदय होता है, जो कि फाइनली जाकर के 2005 में रियलाइज होता है। अच्छा, लालू और नीतीश की बात हो रही है, आपने सुशील कुमार मोदी का जिक्र किया, तो मेरे मन में एक छोटा सा लालच आ गया कि उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल कर लूं। आरंभिक दौर में लालू के साथ अगर देखें उनके समकक्ष सुशील कुमार मोदी दिखाई देते थे, लेकिन बाद में लालू और नीतीश पिक्चर में आ जाते हैं और सुशील मोदी गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ वो चले गए। तो इस दौरान उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, और क्या ये सफ़र जो है उनका आज तक वैसा ही चल रहा है जैसा नीतीश कुमार के आने के बाद उनका राजनीतिक वजूद बचा है? नहीं, उसके बाद क्या हुआ ना कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। सुशील मोदी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं आई, एबीवीपी के थे, उसके बाद वो संघ में चले गए। तो संघ में चले गए तो लंबे समय तक संघ में रहे। उसके बाद फिर वो मिड 80s में, जहां तक मुझको याद है कि 85 में आते हैं। तो 85 में जब तक वो आते हैं तो उसके बाद अब कुछ दिन उनका चला वो रहे, लेकिन उनकी पार्टी ही छोटी थी, उतना सीख ही नहीं था कि असर्ट कर पाते अपनी पॉलिटिक्स को। लेकिन जब उनको असर्ट करने की बात आई तो तब तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ा दिया गया था तब तक। तो सुशील मोदी के उन्होंने एक तरह से रिकनसाइल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि नहीं, हम इसी पद के इन्हीं के साथ हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने मान लिया। 95 में जब मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है बीजेपी, तो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट यशवंत सिन्हा आते हैं, उनको आडवाणी जी यहाँ भेजते हैं और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। तो वहाँ उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने फिर उसको भी स्वीकार किया। फिर जैन हवाला का केस में उनका नाम आता है, यशवंत सिन्हा का और लोगों का आता है, उनको पद छोड़ना पड़ता है। फिर 96 में ये
लीडर ऑपोजिशन बनते हैं। और लेकिन तब तक तो नीतीश कुमार पिक्चर में आ गए हैं ना, पिक्चर में आने के बाद वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार की राजनीति की जब जब बात होती है तो नीतीश कुमार को आगे कर दिया जाता है। तो सुशील कुमार ने, मोदी ने ये मान लिया कि हमको इनके साथ कोएग्जिस्ट करना है। उस पोजीशन को कभी उन्होंने चुनौती नहीं दी, और इसी चुनौती नहीं दी इसीलिए इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि ये जदयू का नेता बीजेपी के कैंप में है। ये सारे एलिगेशन को वो जवाब अच्छी तरह से देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास सत्ता है तभी ना कोई मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा या मंत्री होगा, तो सत्ता मिलनी जरूरी है। ठीक है, ये सत्ता नीतीश कुमार के साथ है, उनके हम साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, मुझको इससे कोई गुरेज नहीं है। हाँ, इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ही अच्छा टर्म इनके लिए इस्तेमाल किया था ट्विटर पे, जो होता रहता है बैंटर इन लोगों का। तो इन्होंने परिस्थितियों का डिप्टी सीएम बताया था सुशील कुमार मोदी को। तो लगभग वही बात है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर के पहले इन्होंने कहा था, साबुद्दीन ने कहा था। अच्छा। साबुद्दीन जब जेल से रिहा हुए थे तो उनको किसी ने भागलपुर में पूछा था, मैं भी कवर कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। वो लाइन उनको बहुत भारी पड़ा। उसके बाद से फिर वो क्या केस रीओपन होता है, फिर कुछ होता है, तो फिर कुछ ही दिनों के अंदर बाद फिर से उनको जेल जाना पड़ा। उसी चीज को रिपीट किया प्रशांत किशोर ने। हमको लगता है कि आप ललन टॉक में इंटरव्यू दिया था, उसका जिक्र करना है। नहीं, ट्विटर पे इन दोनों की बहस हो रही थी। सुशील कुमार मोदी को उन्होंने बताया था कि परिस्थितियों के डिप्टी सीएम आप हैं। हो सकता है उस बीच में जो चल रहा था दोनों के बीच में। हाँ। तो ये तो हुई सुशील कुमार मोदी की बात। संतोष जी, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी तक हमने जाना कि बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश का उदय कैसे हुआ और उनकी राहें कैसे जुदा हुई। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे दोनों नेताओं की खूबियों की, उनकी खामियों की और उनके सियासी भविष्य की। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं बिहार चुनाव पर हमारा पॉडकास्ट बिहार में काबा, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक संतोष सिंह। तो संतोष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि 90 के दशक में लालू जब बिहार को संभाल रहे थे और नीतीश उनसे अलग होकर बीजेपी के साथ हो लिए थे, समता पार्टी वाली बात आपने बताई ही। केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है अटल जी के नेतृत्व में, और नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं। रेल मंत्रालय से लेकर कृषि मंत्रालय और भी तमाम मंत्रालय संभालते हैं। फिर 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, बल्कि 2000 में भी 7 दिनों के लिए जब मुख्यमंत्री बनने की बात होती है तो नीतीश कुमार लौट आते हैं बिहार। तो ऐसा नहीं था कि नीतीश को भी सत्ता की उतनी ही भूख थी। नहीं तो लालू के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष बनने की बजाय बिहार की राजनीति को छोड़कर वो केंद्र में चले गए, और फिर मौका मिला तो वापस बिहार भी आ गए। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, केंद्र में इसीलिए चले गए कि अब उनको बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के पास ऐसा नहीं था कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहते। अब एनडीए ने तो उनको नेता मान ही लिया था, तो उनको ये हमेशा लगता था कि अनुकूल परिस्थिति जब होगी एनडीए के लिए तो मुझको भेजा जाएगा। और 2000 की जो बात है उसकी अंदर की कहानी जो कि मैंने आने वाली किताब जेपी टू बीजेपी में मैंने जिक्र किया है, वो मुझको स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बताया था कि जब वो चर्चा चल रही थी तो वाजपेयी जी ने इनको बुलाया और सबसे पहले रामविलास पासवान का नाम प्रस्तावित किया कि मैं चाहता हूँ आप जाएं। लेकिन रामविलास पासवान राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं 2000 में मुझको छोड़ दीजिए और नीतीश जी जाएंगे। तो उसके बाद वो नीतीश जी का नाम आता है, वो नीतीश जी वहाँ आते हैं। तो वो एक बार नीतीश जब आ गए तो फिर अब 2000 के बाद तो आपको पता है कि कांग्रेस के पास 23 एमएलए थे, उसमें 22 मंत्री बन जाते हैं, एक स्पीकर बन जाते हैं, और उसके बाद राबड़ी जी की सत्ता होती है। फिर 5 साल चलती है। फिर फरवरी में आप जानते हैं कि किस तरह से वो चुनाव हुआ, लटक गया। फिर राष्ट्रपति शासन होता है, फिर अक्टूबर का चुनाव होता है, और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी 2005 अक्टूबर के इलेक्शन में आता है, नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री।
आपने कहा कि लालू जब एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री थे, यानी कि जब बिहार और झारखंड एक था, तो लालू सीएम थे उस समय और अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। इस दौरान वह स्वयंभू हो गए और पार्टी के अन्य जो बड़े नेता थे वे उनके आभा मंडल के सामने बौने पड़ने लगे और दरकिनार हो गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार भी वैसे ही हो गए? क्योंकि बाद में हमने देखा कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनका फॉलआउट जो हुआ या फिर शरद यादव के साथ जो हुआ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, सत्ता का स्वभाव होता है। मैं व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देता हूँ, सत्ता को दोष देता हूँ। तो आपको जब सत्ता मिलती है, और खास करके देखिए अब दो चीज हुआ नीतीश कुमार के साथ। 2009 की विक्ट्री, जबकि केंद्र में कांग्रेस वापस आती है और इनको बिहार में 32 सीट मिलते हैं। हालांकि बीजेपी के साथ से सामाजिक समीकरण भी बहुत अच्छा बन गया था, जिसको कि अरुण जेटली ने कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एक्सट्रीम्स कहा था। इसका मतलब कि एक तरफ आपके साथ अपर कास्ट की वोट दे रहे हैं, दूसरी तरफ दलित की वोट दे रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के साथ आकर के हुआ। लेकिन ऊपर में इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का उसको लवादा दिया। नीचे तो कास्ट ही था, वही आजादी समीकरण था, लेकिन ऊपर कास्ट का, लेकिन वो चल गया उनका। और एक बिहार को ब्रेक चाहिए था, एक जो 15 साल तक डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम था, बहुत कम विकास हुआ था, सड़कें अच्छी नहीं थी, और सारी मतलब हेल्थ सिस्टम जो भी लीजिए वो डेवलपमेंट के नाम पे वास्तव में कुछ नहीं हुआ था। एक प्राइड तो बड़ा एक्स्ट्रा चीज होता है ना, प्राइड तो दिया था उन लोगों ने, लेकिन वो प्राइड से कितना दिन काम चलेगा? आपको रोटी चाहिए, आपको सड़क चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, वो सब नहीं हुआ था। तो अब 10 में क्या होता है कि 10 में जब 206 सीएफटी आ जाती है, तब नीतीश कुमार की कहीं न कहीं दिमाग में चला जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि अब 12 में क्या पटकथा होती है। तो एक जगह इंटरव्यू में बोलते हैं, बाद में उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू दिया था, पहले उन्होंने जनरल एक पार्टी की मीटिंग में पहली बार बोला था कि भाई देश का प्रधानमंत्री वो बने सेकुलर और क्लीन इमेज हो। ये 2 वर्ड्स हैं। उसी चीज को 2013 में उन्होंने रिपीट किया था। फिर वो उन्होंने जब प्रेस से पूछा था तो उन्होंने कहा था गोल्डन वर्ड्स कांट बी रिपीटेड। फिर तो आप जानते ही हैं कि 13 में क्या हुआ। 13 के जून महीने में दोनों अलग होते हैं। तो उसके पहले जो आपका मूल सवाल है कि वो कैसे कैसे अलग होते हैं, यस उनके दिमाग में भी गया। उसके कारण से धीरे धीरे अब फर्नांडिस की उम्र हो रही थी, वो अब उतना एफर्ट करने की स्थिति में नहीं थे। और शरद यादव की पॉलिटिक्स ठीक है, अब एक जमाना ऐसा था जबकि गुलदस्ते लेकर के लालू जी और नीतीश जी दोनों जाते थे शरद यादव का स्वागत करने के लिए, जब वो देवीलाल के दूत हुआ करते थे। लेकिन अब सबका समय बहुरता है। एक बार का प्रकरण है कि कहा जाता है कि एक एयरपोर्ट पर वो एक तरफ से शरद यादव जी आ रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जा रहे थे। तो नीतीश कुमार के किसी सहयोगी ने कहा कि शरद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, बहुत दिन हमको थोड़ा डुबाया है। तो एक ऐसी सब चीजें होती है। और ये बात सही है, उपेंद्र कुशवाहा से सर जी ने शेयर किया कि देखो यार, मैं कोई पार्लियामेंट में स्टैंड लेता हूँ, नीतीश कुमार जी उसका विरोध ऑलमोस्ट वो रोज ही उपेंद्र कुशवाहा ने शेयर किया था मुझको ये प्रकरण। कोई महिला बिल को लेकर के ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट प्रकरण मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यही हुआ। अब फर्नांडिस रूप से नहीं किया, लेकिन वो फिर उनको बीमारी हो गई थी और ऑफकोर्स राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए थे। उनको 9 का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। मुझे याद है मैंने उनको इंटरव्यू किया था, अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते थे। वो एक पैम्फलेट आता था फर्नांडिस जी के पास, तो वो थे और 77 का इमेज दिलाते थे कि जेल में हथकड़ी हाथ में लगी हुई है, लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन वो तो अभी वो उस तरह से रिपीट नहीं होता है। पराजय हुई, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। ऐसा नहीं है कि उनकी इज्जत नहीं की, राज्यसभा भेजा, उसके बाद तो फिर तो विभाग पड़ गए, फिर तो वो बेसुध ही हो गए। अच्छा, 2013 में हम सब ने देखा कि जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया, तो नीतीश कुमार इस बात को पचा नहीं पाए और एनडीए से अलग हो गए। तो इसकी वजह क्या थी? क्या उनका ईगो आड़े आ गया था या वाकई सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसी विचारधारा के मुद्दों पर वो अलग हुए थे? नहीं, एक उनको कहीं न कहीं किसी ने दिमाग में दिया कि आप वैकल्पिक राजनीति का ग्रुप बन सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में। ये कैसे, ये लोगों ने नहीं बताया। बोला कि आपका इमेज है, आपको केंद्र में अनुभव है और आप राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको उनसे ज्यादा अनुभव है आपको कि आप पॉलिटिक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। वो तो सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री है। तो ये कहीं न कहीं इनको लगा कि कांग्रेस भी एक्सेप्ट करेगी और लेफ्ट भी करेगा, एक फ्रंट बन सकता है, एक अल्टरनेटिव फ्रंट जो जिसको कि उसको नेता मान सकता है। उनको लगा कि ये प्रयास किया जा सकता है, तो उन्होंने एक लकीर खींची। ये वही आदमी थे, जब मोदी जी का उदय हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आई एम ए फैन ऑफ दिस मैन। प्रेम कुमार मनी के साथ एक उनके घर पर खाना खाते हैं, उसी बीच में बर्तन में बोलते हैं कि अरे वो तो एबीसी है, घाची है, आई एम फैन ऑफ दिस मैन। तो आप लेकिन जब तक दोनों आदमी मुख्यमंत्री है अलग अलग जगह में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एक नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में एक ही स्पेस के लिए जो ओबीसी बड़े नेता संघर्ष कर रहे हैं, तब उनको एक लाइन लेना था। वो लाइन तो वही लाइन था कि सेपरेशन वाला लाइन है और एंटी सेपरेशन वाला लाइन है। वो लाइन उन्होंने लिया तो वो एक तरह से बूमरैंग कर गया। इनके पास कोई राष्ट्रीय प्लैंक नहीं था, इन्होंने प्रोहिबिशन का प्लैंक लिया, लेकिन वो चला नहीं। वहां उनको तरजीह नहीं मिली। केंद्र में गए तो कांग्रेस ने भी तरजीह नहीं दी, कांग्रेस भी वो आपको किसी अपने आपको प्रोजेक्ट करेंगे, कोई फ्रंट नहीं बन पाया। तो इनको लगा कि यहाँ तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को रिवर्स किया। 14 में देखिए कि 20 सीट था, इनको 20 सीट से 2 सीट पर आ गए। हारने के बाद तो मैंने उनको पूछा था कि आप क्यों लालू जी के साथ आ गए, उनके अगेंस्ट में राजनीति जिन्होंने आपने की, वही आपकी पहचान थी, उनके साथ बोलिए। तो बोले मोदी जी ने 14 में 5 कार्ड चले, एबीसी कार्ड, चावला कार्ड, रिलीजन कार्ड, सब चल गया। मैंने तो डेवलपमेंट कार्ड, मेरा एक ही कार्ड मेरे पास डेवलपमेंट कार्ड था, वो नहीं चला। तो लालू जी का एक जाति, बड़ी जाति समूह, उनके एक सामाजिक बड़ा आधार है, तो मुझको उनके पास जाना पड़ा। ये बिहार की सच्चाई है। एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रहा है, वो पब्लिक एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करते थे, 1-on-1 कन्वर्सेशन था। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो किताब के लिए बात थी, तो मैंने लिखा भी जाकर तो यही बात थी। तो जहाँ जाते हैं तो वहाँ लेकिन बात बनती नहीं है, और आप जानते हैं फिर 15 में क्या होता है। मैं 2015 पर ही आ रहा था। हमने देखा था कि लालू के साथ मिलकर नीतीश कुमार कैसे महागठबंधन बनाते हैं और तथाकथित मोदी लहर के बीच विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटा देते हैं। लेकिन ये महागठबंधन जो है ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाता है। तो क्या वजहें रही महागठबंधन के टूटने की? नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो उठते हैं और गवर्नर हाउस जाकर इस्तीफा दे देते हैं? इसके बैकड्रॉप में क्या चल रहा था? अगर आप पर्दे के पीछे चल रही बातों को कुछ उजागर कर सकें। बैकड्रॉप में 2-3 चीजें चल रही थी। एक तो जब बराबर सीटों पे लड़ते हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी इमर्ज करती है। आरजेडी को 80 सीट आती है, इनको 70 बनाती है, कांग्रेस को 27 आती है। तो उसके बाद तो ये जो बड़ा भाई है छोटा भाई का जो था ना जुमला, इनको बड़ा तीसता था। लालू जी हर एक में कहते थे हमारा छोटा भाई है, मतलब पॉलिटिक्स में छोटा भाई है मेरा। कहने का मतलब ये था, उम्र में ही नहीं, राजनीति में ही। हमको ज्यादा सीट आया लेकिन मुख्यमंत्री यही बनेंगे, जो कि आजकल अमित शाह बोल रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बड़ी पार्टी बनेंगे फिर भी। तो ये नहीं बनता था। फिर दूसरा, जब कार्यशैली में अंतर था, आरजेडी की कार्यशैली अलग रही, इनकी कार्यशैली अलग रही। इंटरफेरेंस गवर्नेंस में बहुत ज्यादा था इन मैटर्स ऑफ ट्रांसफर, किसको कहाँ पोस्टिंग होगी। आपने देखा होगा, एक भी अगर ध्यान से देखें, जितने भी आयोग, निगम, मंडल, वो सारे खाली रह गए, क्योंकि उसमें एक तरह से ये लोग एक मत हो ही नहीं पाते थे। मुलायम शेयर मांगा जाता था, वो नहीं देते थे। एसपी का ट्रांसफर हो, का ट्रांसफर हो, तो उसमें ये होता था कि हम इतना करेंगे, वो ट्रांसफर होगा। तो वो विवाद बढ़ता गया। फिर बीच में भागलपुर का सृजन स्कैम होता है, उसकी छवि धूमिल होती है। थ्योरी ये गई कि सृजन स्कैम का दबाव पड़ा, पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ। तो उसके बारे में एक सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि क्या पॉलिटिकल वेंडेटा था, लेकिन वो लालू जी के साथ कंफर्ट नहीं था। तो एक लाइन लेना था, एक करप्शन वाला लाइन आया। IRCTC का केस होता है, तेजस्वी पर भी होता है। मान लीजिए तेजस्वी इस्तीफा भी दे देते तो क्या होता है? इस्तीफा दे देते तो कुछ दिन चलता, लेकिन उसके बाद तो इनको बाहर निकलना था। तो वहाँ एक डिस्कम्फर्ट था। एक भाई 80-71 कार्यशैली का एक तरफ विरोध, मतांतर, छोटा भाई, ये चीज उनको नहीं मतलब वहाँ बना। यहाँ बीजेपी उनको जो है ना वो ज्यादा बेटर ट्रीट करती है। हाँ, बीजेपी के साथ वो बड़े भाई बन जाते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की बात हो रही है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दोनों नेताओं के पॉलिटिक्स के
हाई पॉइंट और लो पॉइंट क्या है? एक नीतीश कुमार का नौ राजनीति के साथ और एक डेवलपमेंट मॉडल सिस्टम में बिहार की जो टर्न अराउंड स्टोरी थी वो था। अब मैं नीतीश कुमार के 3 टर्म को मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ एक शब्द में। वो शब्द है फर्स्ट टर्म में रोड्स, सेकेंड टर्म पॉलिटिक्स, थर्ड टर्म इलेक्ट्रिसिटी। ये हुआ, लेकिन ऑल सेकेंड टर्म ये बेसिक था। ये बस एक तरह से आप मानते हैं कि गवर्नेंस का एक अच्छा अटेम्प्ट, एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना, गवर्नर को दुरुस्त करना और एक बिहार की कास्ट स्टूडेंट सोसाइटी में एक ऐसी पॉलिटिक्स को अटेम्प्ट करना जो कि लगा कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हो सकती है। ये हाई पॉइंट था। और लो पॉइंट ऐसा नहीं है, लेकिन लो पॉइंट में ये कहूंगा कि कहीं न कहीं वो स्टक हो गए वो बेसिक देने में। सेकेंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ, नो इंडस्ट्री, नो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उन्होंने नहीं बनाई, उसको मैं लो पॉइंट मानूंगा। जो कि समथिंग लाइक कई साल पहले डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने किया। एक बेगूसराय जैसे छोटे से जगह में 13 इंडस्ट्रियल यूनिट्स दिए। इतने सालों पहले ये हो सकता है, तो आप लेवल 2 डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ये उनका लो पॉइंट मानता हूँ। लालू जी का एक तरह से कहिए उनका देखिए बहुत है, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और थर्ड जो है यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये 3 टर्म में हमको डिफाइन करता हूँ। उनके लिए एक टर्म है, बगावली है, शब्द नहीं है। तो जब वो यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है लास्ट टर्म में, तो और जाति समूह खिसकने लगते हैं। तो वो उनका जो सोशल एम्पावरमेंट था ना, वो उनका हाई पॉइंट था। और नो गवर्नेंस और लिटिल गवर्नेंस उनका लो पॉइंट। अच्छा, एक बात ये है कि आप राजनीति में होते हैं तो आपके हर कदम की समीक्षा होती है, लेकिन सियासत से थोड़ा इतर इन दोनों नेताओं के व्यक्तित्व की बात करें तो लालू जी के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है और सबसे बड़ी खामी क्या है, और नीतीश जी के अंदर भी सबसे बड़ी खूबी आपको क्या दिखती है और सबसे बड़ी खामी क्या दिखती है? देखिए, इस राजनीति को व्यक्ति के तौर पर पता नहीं हम लोग कितना जान पाते हैं। कब वो राजनीति नहीं कर रहे होते हैं ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। इवन जो हम लोगों से बात भी करते हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि लालू जी जरूर लार्ज हार्टेड पॉलिटिशियन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो क्रिटिसिज्म को गांठ बांध के नहीं रखते हैं। नीतीश जी उनकी तुलना में उतने उदार नहीं है क्रिटिसिज्म को लेकर के, वो कहीं न कहीं मन में रखते हैं। ये बेसिक अंतर में देखता हूँ। और सबसे लार्ज हार्टेड पॉलिटिशियन में रामविलास पासवान को मानता था कि वो एक विशाल हृदय के पॉलिटिशियन वो थे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी इन फूड डिप्लोमेसी। वो कभी भी आप नेगेटिव स्टोरी भी कर दें तो वो एक बार फोन करके इतना ही करते थे, अरे फोन तो एक बार कर लिया होता संतोष जी, और उसके बाद और सभी कहना बस फोन रख देते थे, तो वो होल्ड नहीं करते थे। तो नहीं, लालू जी मतलब दिल के राजा आदमी है, कोई डाउट नहीं। नीतीश कुमार का मैंने व्यवहार और वो उसमें आपको जेंटिलमैन वो सब ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा क्रिटिसिज्म के प्रति उनको और भी उदार और भी लार्ज हार्टेड होना चाहिए। ठीक बात। लालू जी नीतीश कुमार के बारे में कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, तो इसका संदर्भ क्या है? क्या नीतीश बातों को गांठ बांध कर जो रखते हैं, मन में छिपा कर रखते हैं, इसलिए लालू ऐसा कहते थे उनके बारे में? नहीं, देखिए वो उनका ये था ना कि ये श्रूड आदमी है। पेट में दांत होने का मतलब है कि आप क्लेवर है, क्लेवर का अगला स्टेप होता है श्रूड होना। वो इसलिए श्रूड है कि वो हमेशा संशय की स्थिति इसलिए रहते हैं, वो जानते हैं कि मेरा वर्ग आधार बहुत छोटा है। वो हमेशा जोड़ तोड़ करते रहते हैं, वे प्राइवेट में जोड़ तोड़ करते रहते हैं कि कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, कैसे जोड़ने के बाद क्या बनेगा। आपको नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इंटरनल कोटरी में किस समूह का कितना वोट आएगा अभी भी जोड़ तोड़ कर रहे होंगे। तो लालू जी को तो एक था ना कि भाई हमारा एम हुआ है इतना तो आना ही आना है, इसमें कौन सा प्लस हो रहा है। तो उनको एक कुशन था। नीतीश कुमार जी तो राजनीतिक कुशन नहीं है, वो एक बहुत बड़े क्लासिक केस है बिहार की राजनीति में। इतना कास्ट लीडर सोसाइटी होने के बावजूद एक 3% के वर्ग आधार का नेता 15 सालों तक राज किया। वो आप सोचिए, मेरी एक बहुत ही ड्रीम थ्योरी है जो कि बड़ी ओरिजिनल थ्योरी है कि ग्लास में अगर आपके पास 70% है तो वो 70% लालू जी का है या फिर बीजेपी का है, 30% नीतीश कुमार का है, लेकिन वो 30% हमेशा ऊपर रहता है। वो 30% जब जाता है तो ग्लास भर जाता है। वो मेरी ड्रीम थ्योरी है। नीतीश कुमार वो
कैपेचिनो का फ्रॉथ है ऊपर में, वो दिखता है, नीचे में बेस है, वो नहीं, बेस में क्या कंटेंट है वो नहीं दिखता है, ऊपर वाला जो खूबसूरती है वो दिखता है। संतोष जी, पॉलिटिक्स में किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन लालू यादव की निजी राजनीति की बात करें तो अव्वल तो वो जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं और खुद चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उनकी उम्र भी हो गई है और उनकी जो सेहत है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती। इस बार पार्टी का जो उनका कैंपेन है आरजेडी का, उसके केंद्र में तेजस्वी आ गए हैं, पोस्टर से भी लालू गायब हो गए हैं। तो आगे उनकी क्या भूमिका होगी? क्या ये कहना मुनासिब होगा कि लालू जी आरजेडी के लिए मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में ही होंगे? नहीं, तो आपने बता ही दिया, सजा याफ्ता है, नहीं वो कर ही नहीं सकती पॉलिटिक्स की बात। लेकिन मैं डिफर करता हूं कि वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं, मार्गदर्शक मंडल नहीं, उन्होंने तेजस्वी को अलाउ किया है, तुम अपना पोस्टर डालो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करो, नीतीश कुमार को बताओ कि तुम्हारे उनके अगेंस्ट में तुम चेहरा हो, पब्लिक को बताओ। लेकिन एक एक सीट पर किस कैंडिडेट को जाएगा, सीट शेयरिंग की शुरुआत से लेकर के अंत तक से लेकर के किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, ये सब जगह उनके बिना नहीं हुआ है। उनको वो तो राजनीति की एक तरह से त्रिकालदर्शी माने जाते हैं, नहीं उनको राजनीति की अच्छी समझ है, इतना रीडर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उनका जबरदस्त है, सोशल पल्स की बहुत अच्छी जानकारी है, तो वो तो हमें उनको सेकंड जनरेशन को समझेगा, तो उनका वो गाइडेंस है, वो इसीलिए बाहर हैं, उम्र हो गई है, बीमार हैं, सजाया हुआ है, वो सारी बातें आपने बताई भी, लेकिन वो मार्गदर्शक तो नहीं है, कम से कम मार्गदर्शक मंडल में नहीं है उस सेंस में जिस सेंस में आप इशारा कर रहे हैं। अंत में इस चुनाव पर आ जाते हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों की चर्चा हो रही है कि उनकी रैलियों में जो है लोगों का हुजूम नजर आता है, तो क्या इस हुजूम में खड़े लोग वही हैं जिनके पिता और उनके भी पिता कभी लालू की रैलियों में नजर आते थे, और चूंकि वो लालू की तरह ही उम्रदराज हो गए हैं तो उनके बच्चे लालू के बेटे की रैलियों में पहुंच रहे हैं? मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। आप देखिए, आप 2-3 कारण है। एक तरफ तो 15 साल में कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा तो उसका एक फटीग तो होगा ही, एक चेहरा देखते देखते आप थकावट हो जाती है आपको, और खास करके जब कुछ नया चीज ऑफर नहीं करे आपको गवर्नमेंट, बिजली, सड़क, पानी, खेत में पानी, आपको लगेगा कि दिस मैन हैज रन आउट ऑफ आइडिया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता है अल्टरनेटिव। और दूसरी तरफ से तेजस्वी ने जिस तरह से पॉपुलिज्म का सहारा लिया, 10 लाख नौकरी देंगे, टीचर को समान वेतन उपलब्ध देंगे, और एक चीज है कि लोन वेवर किसानों को, ये तीनों बड़े पॉपुलिस्ट हैं। आप बहुत वो लोगों को लुभा रहे हैं, लोगों को लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट है इससे, और कहीं ना कहीं इस बार वो चीज नहीं चल पा रहा है जो जंगल राज 15 साल वर्सेस 15 साल, तो वो जो डर है ना, वो थोड़ा सा, अब 15 साल आपने राज किया तो जो 25 साल का लड़का होगा वो तो सारा आपके समय में उसकी सारी शिक्षा हुई होगी, वो तो असेसमेंट करेगा, मेरा बेटा असेसमेंट करेगा, 20 साल का है, वो तो नीतीश कुमार का राज में 15 साल का रहा, उस हिसाब से असेस करेगा। वो आज बेंगलोर में जाके पढ़ रहा है, वो तो मुझसे पूछेगा ना, पापा क्यों नहीं बिहार में एक ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो वो एक है एस्पिरेशनल क्राउड है, लेकिन उसमें ये समझना है कि जो 10% का जो एक डेफिसिट होता था उस अलायंस को, उसमें वो कितना बांट पाते हैं, सारा जो है बात ठहर जाएगी, वो सामाजिक गणित पर ही आके बात टिकेगी। डेवलपमेंट की बात तो होगी ही होगी, वो है। थोड़ा सा तेजस्वी ने अब अपने तरफ से क्राउड को अट्रैक्ट किया तो कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी हम कंक्लूसिवली अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक दूसरा सवाल भी उठता है कि क्या जेडीयू या बीजेपी को भी इस चुनाव में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की कमी खल रही है? एकदम। इसमें क्या होता है ना कि रीजनल सत्रह के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनके परिवार से अगर कोई आता है तभी उसका अल्टरनेटिव, चाहे आप मुलायम सिंह को देख लीजिए, अखिलेश, या लालू जी को देख लीजिए, तेजस्वी, पासवान जी को देख लीजिए, चिराग, नीतीश कुमार को क्लियर थे कि हमको अपनी बेटी को राजनीति में नहीं लानी है, तो इसे को नहीं लानी है, तो 1 से 20 तक यही है पार्टी में। कोई है, अगर आप बोलिएगा, आप दिल्ली में बोलिएगा कि आरसीपी सिंह, ललन सिंह, तो आज तक की होगा, तो ये कौन है, इनके बारे में और बताओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये लोग डिफेक्टो ये लोग नंबर 2 आदमी है ये लोग, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में लीडरशिप कोसेंट में बहुत कम है ऑफ कोर्स। और उन्होंने किसी को पनपने भी नहीं दिया। एक होता है कि नर्स करते सेकंड जनरेशन को, आप
किसी भी मतलब आप ओबीसी ईबीसी बरकरार, दलित से बरकरार से लेकर के आप करते हैं, आपने नर्क नहीं किया। थोड़ी देर के लिए आप जीतन राम मांझी को लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि वो नेता नहीं बने थे, आपको लगा कि रबर स्टाम्प होगा। वो आपने कोई लीडरशिप कल्टिवेट नहीं किया था। वो तो वैसे भी उनकी उम्र ज्यादा थी, तो सेकंड जनरेशन वाली कैटेगरी में आएंगी नहीं। ये सत्य है कि नीतीश कुमार ने वो एक अल्टरनेटिव लीडरशिप अपने मन में ही हुआ वो कर पाया। अच्छा, हमने इस पूरी बातचीत में आरजेडी, जेडीयू और कुछ हद तक बीजेपी की भी बात की, मगर कांग्रेस का जिक्र जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद कई दशकों तक बिहार की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से धीरे धीरे गायब क्यों हो गई और आज आरजेडी की कमोबेश पिछलग्गू पार्टी जैसी नजर आती है। इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूं कि क्या कांग्रेस ने आरजेडी से लिया ज़्यादा और दिया कम? देखिए, कहता है ना कि डेसिमेटेड अपोजिशन बिकम्स एन एलाय। तो अपोजिशन कौन था आरजेडी का? कांग्रेस था, जगन्नाथ मिश्रा था, जगन्नाथ मिश्रा थे। तो अब वो लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो मजाक के लाते में कहते थे कि ये जो उड़न खटोला बा ना, ये तो डॉक्टर साहब खरीदे थे, लेकिन हम उड़ रहे हैं। तो ये एक मतलब हास्य के अंदाज में कहा गया है, लेकिन ये सारी पूरी कहानी को बता रहा है। पूरे कांग्रेस और आरजेडी की संबंधों की यही कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए, अब 98 तक जहां तक मुझे याद है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीट लोकसभा में लड़ी, और अचानक जो अगली बार जो चुनाव होता है, हमको लगता है सीताराम केसरी से सीधा 8 सीट। तो वो जो निर्णय था ना कांग्रेस का, फिर उभरने नहीं दिया कांग्रेस को, कि कांग्रेस का वो संगठन ही खत्म हो गया। जो एक स्ट्रक्चर था आपका, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उस राकत आश्रम से भीड़ खत्म हो गई। और वो आप देखिए क्या विडंबना है, वीर चंद्र पटेल पर सारी भीड़ आ जाती है, सारी पार्टियों के दफ्तर आ जाते हैं, और वीर चंद्र पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। उन्हीं के नाम पर वो रोड है, और उस रोड पर वहाँ सामाजिक धारा पनप रही है, उस रोड पर भगवा पनप रहा है। तो कांग्रेस के साथ क्या हुआ ना कि आप पूरा स्ट्रक्चर में लीजिए, कांग्रेस को हमेशा लगता था कि मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट, उसमें भी ग्रामीण आप जोड़ लीजिए, ये तीनों कॉम्बिनेशन 39% तक कभी उनको वोट ज्यादा नहीं आया। ये कॉम्बिनेशन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतिहास माफ नहीं करता है। जब बदल रहा है सब कुछ, अब त्रिवेणी संघ से नेता आते हैं तो उनको आप तरजीह नहीं देते हैं सामाजिक आंदोलन, आप आंखें मूंदे हैं, पूरे 12-13% अपर कास्ट है बिहार में, और जातियों को आप नुमाइंदगी नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं जब समाज बदल रहा है तो वो तो पनपे, वो विस्फोट तो होना ही था। लेकिन कांग्रेस में उस लेसन, मतलब ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट नोबडी लर्न फ्रॉम इट। सबसे बड़ी आयरनी यही होती है कि इतिहास से कोई सीखता नहीं है। तो कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस ने कभी नहीं सीखा। उसके बाद आप देखिए, यहाँ लीडरशिप में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। आप अन्य दिनों में आप सदाकत आश्रम चले जाइए, वहाँ जो 30-35 परिवारों को जो उन्होंने घर दिया हुआ है, उसी के परिवार के सदस्य बच्चे मिलेंगे, लगेगा कि कुछ भीड़ है। वो अदरवाइज वो वहां से सारी एक्टिविटी खत्म हो गई है। और क्या कहा जाए, मतलब देखने में एक बूढ़ा बरगद है जो कि अब झुकता जा रहा है, वो गिरने की कगार पर। संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। हर कोई चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है। एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव में जीत हुई तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हार गए नीतीश कुमार तो उनको आप कहाँ देखते हैं? खुदा न खास्ता हार गए तो कहाँ देखते हैं, कहाँ देखेंगे? वो बीजेपी की मर्जी पर रहेंगे या फिर संन्यास ले लेंगे। इतना मैं जानता हूँ। मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, वो तो ग्रेस वाले आदमी तो हैं, वो तो सब मुझे लगता है सम्मानजनक विदाई ले लेंगे। उनका संगठन का काम करेंगे, बैठे रहेंगे। वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वो दया पर वो नहीं रहेंगे। इतना मैं समझ पाया हूँ। एक सीमा के बाद वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपना जेडीयू के संगठन में, लेकिन अभी टू अर्ली टू से है। तो इसी नोट पर हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, कई दिलचस्प बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे इंडियन एक्सप्रेस के सहायक संपादक संतोष सिंह, जिनसे हमने बात की नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासत पर, उनके सफ़र पर, इन दोनों नेताओं के व्यक्तित्व पर। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा आपका कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो वो भी हमें बेहिचक लिख भेजें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आप हमारे पॉडकास्ट
आज तक रेडियो के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों पर भी सुन सकते हैं। अब मैं यानी कुमार केशव आपसे इजाज़त चाहूँगा इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी बिहार में काबा के एक और एपिसोड के साथ। जाते जाते मैं आपको वो गीत सुना दे रहा हूँ जिसे गाया है, जिसे आवाज़ दी है शैलेश जी ने, गायक हैं बिहार के, और इसे लिखा है हमारी सहयोगी प्रगति पांडे ने। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।